हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज डीपीएसपी स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास पॉलिटी का जो हो गया वो फंडामेंटल राइट्स पे था, तो फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया। तो अभी डीपीएसपी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। कोई डाउट शायद नहीं होगा, और होगा तो प्लीज़ आप लोग पूछिएगा। और जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि कोई डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है ना वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, पॉलिटी हो हिस्ट्री हो, तो आप लोगों को आगे जाके दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिकली क्या है और इसका काम क्या है, और इसका जो भी मतलब प्रिंसिपल्स है, फीचर्स है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डीपीएसपी क्या करते हैं, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो उसमें क्या था, फंडामेंटल राइट्स स्टेट को क्या करते हैं, स्टेट को मतलब कहते हैं कि आप सिटीजन का लिबर्टी मत छीनो। ठीक है, सिटीजन को रिलीजन, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने से मत रोकना। ठीक है, उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो वो देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म मत करना। मतलब डोंट, मतलब निगेटिव तरीके का बहुत कुछ था। लेकिन डीपीएसपी में क्या है कि स्टेट स्टेट को, डीपीएसपी स्टेट को गाइड करता है, एज अ गाइड वो मतलब रहता है। ठीक है, स्टेट कोई भी अगर मतलब पॉलिसी बना रहा है, कोई भी लॉ बना रहा है, तो डीपीएसपी में जो भी मतलब आर्टिकल्स है, जो भी फीचर्स है, वो उसको दिमाग में रख के फिर वो लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, बनाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल इन नेचर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल इन नेचर। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल नेचर, और डीपीएसपी इकोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक नेचर है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक वो हम देखेंगे आगे जाके, सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक नेचर है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, जैसे फंडामेंटल राइट को पॉलिटिकल नेचर और डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक नेचर। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डीपीएसपी का जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो, नेक्स्ट डीपीएसपी, डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है, जैसे पहले भी बताया था कि जो भी हम लोगों को, जो भी हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ बोरो किया गया है। तो डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वो आयरलैंड है। ठीक है, तो बहुत लोग को पता नहीं, लेकिन ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 36 टू 51 तक डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 36 टू 51 तक है। ठीक है, और ये कौन से पार्ट में है, ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4। तो हमेशा मतलब याद रखना, ये जो पार्ट है, पार्ट, आर्टिकल्स और शेड्यूल, हमेशा आर्टिकल और शेड्यूल हमेशा याद रखना। ठीक है, तो the directive principle of state policy are enumerated in part 4 of the constitutions from article 36 to 51। the framers of article 36 to framer 51 तक है, और ये पार्ट 4 में है। और ये कहाँ से बोरो किया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस idea from Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दिस प्रिंसिपल एज अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को मार्क कर लेना। जैसे मैं हाईलाइट करके रखता हूँ ना, आप लोग भी वैसे ही हाईलाइट कर लेना, ताकि आप लोगों को मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो ज़्यादा आप लोगों को पता चले। ठीक है, तो डॉक्टर बी अम्बेडकर ने क्या बोला, इसको नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट का स्टेट पॉलिसी का मतलब फीचर ही है नोवेल फीचर। ठीक है, तो डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्शन देना। ठीक है, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन देना, किसको, स्टेट को, डायरेक्शन देना। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स
contain the philosophy of the constitution and is the soul of the constitution. ये philosophy of the constitution कहते हैं किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट एज अ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये जो कोटेशंस है ना, ये हम आप लोगों को ज्यादा याद रखना होगा. जब आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग करोगे तो आप लोग ये जो लाइन्स है वो कोट करोगे, तो तब जाके आप लोगों का आंसर थोड़ा डिफरेंट बनेगा. ठीक है, आप लोगों को हेल्प होगा अच्छा मार्क्स लाने में. ठीक है, तो ये याद रखना. और ये जो अभी मैंने जो भी बता रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, तो इसका फीचर्स देखते हैं. इसका फीचर्स मैंने बताया कि ये जब भी मतलब स्टेट कोई भी मतलब पॉलिसी बनाएगा, ये जो डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल से जो भी फीचर्स है उसको दिमाग में रख के बनाएगा या फिर जब भी इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, और ये जो वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल्स है, वेलफेयर स्टेट का मतलब जो भी स्टेट के लिए वेलफेयर चाहता है, ठीक है, तो उसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं. वो वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल्स डीपीएसपी से ही मतलब अप्लाई हो सकता है. ठीक है, वो याद रखना. तो फर्स्ट फीचर्स क्या है, द फ्रेज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉज. जब भी पॉलिसी बना रहा हो, कोई भी लॉ एनेक्ट कर रहा हो, तभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मतलब दिमाग में रख के या फिर याद रख के फिर इसको इम्प्लीमेंट करेगा या फिर पॉलिसी बनाएगा. ठीक है, these are constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. ठीक है, ये constitutional instructions है जो state in legislative, executive and administrative matters में recommendations है. ठीक है, और आर्टिकल 36 क्या है, जैसे हम लोगों को आर्टिकल 12 में क्या देखा था, किसी को याद है? अगर याद नहीं है प्लीज जाके देखो, वहां पे क्या था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट था. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, आप लोग प्लीज जाके देखिए अगर याद नहीं है तो. डेफिनेशन ऑफ स्टेट में मैं दोबारा नहीं बोलूंगा. ठीक है, तो आप लोग अगर लास्ट जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से आप लोग रीड क्या है तो आप लोगों को पता है कि डेफिनेशन स्टेट में क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, स्टेट में जो भी स्टेट फंड कर रहा है कंपनीज, ठीक है, सारे इंक्लूडेड है. तो ये आर्टिकल 36 जो द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 में भी मैंने बताया था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, तो वो सेम है. आर्टिकल 12 में जो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 36 में भी सेम है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 dealing with the fundamental rights. ठीक है, therefore it includes the legislative and executive organs of the central and state government, all local authorities and all other public authorities in the country. ये definition of state है, ये short form में दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 12 में जो आप लोग देखेंगे कि वो डिस्क्राइब ज़्यादा किया गया है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में तब ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करके बोला गया है. ये शॉर्ट में बता दिया क्योंकि उसमें डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुका है. ठीक है, तो आप लास्ट क्लास में अगर क्लासेस नहीं देखा तो आप जाके देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा. ठीक है, तो सेकंड फीचर क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिसेम्बल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर आप पॉलिटी का प्रीवियस जो भी हिस्ट्री है वो जाके आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो उसके लिए भी इसको डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला गया. और ये जो गवर्नर जनरल था तब वो ब्रिटिश ने गवर्नर जनरल को ये कॉलोनीज के टाइम पे इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के प्रिंसिपल्स दिया था. ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिसेम्बल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आप अगर पॉलिटी का हिस्ट्री पढ़ते, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी हिस्ट्री टॉपिक पे जो भी हिस्ट्री टॉपिक है उस पे जाके ऑलरेडी पढ़ेंगे आर्टिकल्स, मतलब जो भी हिस्ट्री रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1935, 1908,
ये सारे आप पढ़ेंगे तो पॉलिटी में कोई कवर नहीं करते, ठीक है। तो दोनों में मतलब दिया हुआ है। आप अगर लक्ष्मीकांत खरीदते हैं उसमें भी है, उसमें भी आप लोगों को पॉलिस मतलब बैक जाके जो भी हिस्ट्री रहा है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है बी आर अम्बेडकर के हिसाब से वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो वर्ड है वो उसमें तो बता दे रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है वही तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। विच वेर इशूड टू द गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जनरल को इशूड किया जाता है, एंड द गवर्नर ऑफ द प्रिंस कॉलोनीज इन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को इश्यू किया जाता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। What is called directive principle is a merely another name instrument of instructions। ये याद रखना कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which part was called instrument of instructions, you should answer it that directive principle state policy was also called instrument of instructions। ये मतलब लिखने को नहीं आएगा, मतलब आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, कोई भी मतलब दे देगा ऑप्शंस, ठीक है, वो आपको जानना है। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। जिस जस्ट मतलब डिफरेंस क्या है, ये लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो थर्ड क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल constitute a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state, ठीक है। they aim at realizing the high ideals justice, ठीक है, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of the constitutions। ये लाइन important है। they embody the concept of a welfare state, देखा मैंने बोला था ना, and not that of a police state। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या देखा गया कि वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया, ना कि पुलिस स्टेट, जहाँ पे पुलिस मतलब रूल मतलब पुलिस स्टेट में क्या होता है कि पुलिस के हिसाब से होगा, ठीक है ना। वो अगर वेलफेयर स्टेट के बारे में हम जानते हैं तो वो एज अ सिटीजन के हिसाब से सिटीजन का वेलफेयर के बारे में ज़्यादा देखा जाएगा, ना कि पुलिस डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वेलफेयर स्टेट में पुलिस आपको हेल्प करेगा, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, जो पुलिस एरा था वो पुलिस स्टेट था वो कॉलोनियल एरा पे था, लेकिन अभी वेलफेयर स्टेट में नहीं है। इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखा मैंने बताया था ना कि जो है फंडामेंटल राइट्स पे क्या था, वो पॉलिटिकल इन नेचर था, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी था है, ठीक है, ये याद रखना। तो फोर्थ क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, जिससे हम लोग देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल, ठीक है। आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, ठीक है, अगर वायोलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। हाँ, कोई भी मतलब आपका किसी के पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो उसके अगेंस्ट रिट इशू किया जाता है। जो कोई भी कोर्ट जैसे मान लो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से बताया दिया गया, लेकिन अलग कोई भी कोर्ट हो तो वो पार्लियामेंट उस कोर्ट को मतलब पावर दे सकता है, ठीक है, टू इशू रिट, ठीक है। वो सारे सब अब हम लोग लास्ट क्लास में देखा था। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है, क्योंकि जब मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बन के आया था तब हम लोगों का जो कंट्री था तब का सिचुएशन बहुत अलग था, ठीक है। तब अगर हम लोग जब हम लोगों को अगर राइट्स दिया गया हमको इसके अगर जस्टिसेबल होता है तो हम लोग का जो मतलब जो भी हम लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर मतलब बोलता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अगर ना कर पाए तो हम लोग अगर कोर्ट चले जाए तो ये तो मुश्किल खड़ी हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा। स्टेट कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी मतलब फंड हो या फिर कुछ भी हो वेलफेयर हो वो लोग लोगों तक पहुँचे, ठीक है। एंड दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट स्टेट ट्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एनफोर्स करने के लिए कोई भी मतलब लॉ हो बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशंस
therefore government cannot be compelled to implement them. तो गवर्नमेंट compelled to implement them, वो मतलब ऐसा नहीं कि नॉन जस्टिफिकेबल रखा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट जरूर करेगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो उसमें कोई आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मेरा ये वायलेशन हुआ, वो मेरा ये फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है. The Constitution itself says that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of a state to apply these principles in making laws. तो law बन के ये apply किया जा सकता है. The directive principles, though non-justiciable in nature, help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many times that in determining the constitutionality of any law, if court finds that the law in question seek to give effect to a directive principle, it may consider such a law to be reasonable in relations to Article 14 or Article 19 and thus save such a law from unconstitutionality. ठीक है, अगर कोई भी लॉ बन के आया, ठीक है, वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो डीपीएसपी में है, तो उसमें अगर कोई वायलेशन होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब जो कोर्ट है वो बता सकता है, ठीक है. वो मतलब रिलेट करना होगा. आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बहुत सारे राइट्स है, ठीक है. ये आप लोगों को मतलब रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है. तो फीचर्स हो गया. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया फीचर्स क्या क्या है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है. एक है सोशलिस्टिक, एक है गांधीयन और एक लिबरल. तो सोशलिस्टिक में क्या है, गांधीयन में क्या है और लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या होता है कि सोशल आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, ठीक है. गांधीयन में गांधीयन, लिबरल में लिबरल आइडियोलॉजी, ठीक है. तो लिबरल में लिबरल आइडियोलॉजी क्या होता है, लिबर्टी, ठीक है, आपको फ्रीडम, ये सारे बातें आएंगे. सोशल में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में सोशल रिलेटेड चीजें आएगा. गांधीयन में गांधी का जो मतलब गांधी जी का जो भी मतलब आइडियोलॉजी रहा, क्या क्या आइडियोलॉजी था गांधी जी का, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारे मतलब आएगा. तो सोशल फर्स्ट देखते हैं. टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आर्टिकल 38 में, ठीक है. इसमें बहुत सारे हैं. तो सेकंड पे क्या है, टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ये आर्टिकल 39 में है. ये आर्टिकल 39 क्लॉज ए, ठीक है. आर्टिकल 39 क्लॉज बी में क्या है, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल. देखो यहाँ पे क्या हो, इक्विटेबल का डेफिनेशन अलग है और इक्वल. तो इक्विटेबल का जब डेफिनेशन मतलब चीजें आता है तब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इक्विटेबल मतलब जिसको जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है, ठीक है, जिसको कम चाहिए उसको कम मिल रहा है, जिसको ज्यादा चाहिए ज्यादा मिल रहा है. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस इन ऑफ द कम्युनिटी फॉर अ कॉमन गुड्स जो भी है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है. जैसे मान लो आप लोगों को गवर्नमेंट जो भी मतलब फंड प्रोवाइड करता है, जैसे मान लो अभी गरीब को, पोर फैमिलीज को ज़्यादा फंड, ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल करता है फ्री में, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा ऊपर लेवल का है उन लोगों को नहीं देता. तो जिसके पास जितना है उतना मतलब जिसको जितना चाहिए उतना ही मिलता है, तो उसको इक्विटेबल कहते हैं. इक्वल का मतलब जैसे मान लो एक चीज को वो मतलब इक्वल मतलब अगर 9:9 रेशियो है तो उसको तीन जनों में भाग करने के लिए 3:3 करके भाग करना है. लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल में क्या होता है, अगर 3 पर्सन है, इसको ज्यादा चाहिए तो इसको 4 देगा, इसको 3 देगा, इसको 2 देगा, ठीक है. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये है. तो ये करने से जैसे मान लो इसके पास
जो भी है, ठीक है, आप लोग, आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो इक्विटेबल और इक्वल में आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लॉज सी में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डी में क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ। लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, जैसे आप लोग जब कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं ना, तब देखने को मिलेगा कि मैन को कभी ज़्यादा मिलता है, वुमेन को कम मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि मतलब बहुत वर्क रिलेटेड काम होता है, ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसलिए इसको भी मतलब गवर्नमेंट जॉब जॉब प्रोवाइड करेगा, उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ठीक है, दोनों को सेम सेम पे होगा, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, लास्ट क्लोज है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ, ये सारे मतलब वेलफेयर के बारे में दिया गया। थर्ड क्या है, टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर, ठीक है। जैसे अभी, जैसे मान लो कोरोना टाइम में क्या हुआ, गवर्नमेंट फ्री सिलेंडर दे रहा था, ठीक है, फ्री फूड प्रोवाइड कर रहा था। तो वो हम लोगों के लिए नहीं, मतलब जो रिचेस्ट पर्सन है उन लोगों के लिए नहीं, जो बिलोंग टू बीपीएल फैमिली या फिर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट फ्री में सिलेंडर दे रहा था, एलपीजी कनेक्शंस, ठीक है। अभी भी मतलब बहुत सारे, जैसे उज्ज्वला योजना, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतना योजना है। 2014 के बाद जब गवर्नमेंट आया तो इतना योजना निकल के आया, तो मतलब बहुत लोगों को इतना पता ही नहीं है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड योजना है, सिलेंडर से रिलेटेड योजना है, खाने से लेके मतलब फ्लाइट में बैठने तक उड़ान स्कीम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे योजना है जिसको मतलब लोकल आदमी को पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको पता है वो लोग तो बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर किसी को पता नहीं है तो आप पता कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी वो बेनिफिट आप तक पहुंचे, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। 5th में क्या, आर्टिकल 41, ठीक है। ये सारे आप लोग ना आर्टिकल्स, जैसे सोशल गांधीयन एंड लिबरल का आर्टिकल भी याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मतलब इजी हो डिफ्रेंशिएट करने में। टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ के लिए 42 में दिया गया है कि जब एक वुमेन प्रेगनेंसी में हो, ठीक है, उनके लिए जैसे गवर्नमेंट जॉब में होगा तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है कि उनका प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी में भी बहुत सारे मतलब लीव एप्लीकेशन, लीव भी मिलता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं, बाकी जो भी पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोग, उनके लिए भी है। जो मतलब अगर आप जब इसको ढूंढेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना मतलब गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रहा है। ये सब आप लोगों को आजकल के डेट में डिजिटल का युग है, तो सबको रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप एक चीज़ें गूगल करेंगे 10 चीज़ें निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है कि ये इसका बेनिफिट है कि नहीं, इसका है कि नहीं, इसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे अभी आयुष्मान भारत, उसमें भी बहुत लोगों ने कार्ड बना लिया, ठीक है, 5 लाख तक मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो मतलब बहुत मतलब जितना विलेज एरिया में जाओगे, जितना रूरल एरिया में जाओगे, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। अभी तो बहुत रूरल एरिया फॉरवर्ड भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers, article 43, to take step to secure the participation of workers in the management of industries, article 43A, to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health, ठीक है। जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो मतलब इंक्रीज करने के लिए बोला, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पब्लिक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, जैसे मैं जी रहा हूँ, इसको क्वालिटी ऑफ लिविंग चाहिए ना, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग भी देना होगा। पब्लिक जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब जी रहे हो कुछ भी मतलब क्वालिटी नहीं है उसमें, जैसे रास्ते पे कोई भी किसी जगह पे आप रह रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे और एक स्कीम था हाउस रिलेटेड, जिसको भी हाउस नहीं है, गवर्नमेंट हाउस प्रोवाइड कर रहा है, वो मैं भूल गया उस स्कीम के नाम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब 2014 के बाद इतना स्कीम निकल के आया ना, जो यूपीएससी वाला एस्पिरेंट है उसको तो दिमाग ही खराब हो गया, स्कीम ही स्कीम निकल के आया। ठीक है, यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछेगा तो कैसे पता चलेगा, ये सारी बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में क्या मैंने बताया कि गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एनुसिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, गांधी का जो भी मतलब आइडियोलॉजी था उसको मतलब गांधी को याद रखने के लिए इसको रखा गया। तो फर्स्ट में क्या है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद द नेसेसरी पावर्स एंड ऑथोरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे विलेज पंचायत को पहले टू टायर गवर्नमेंट था। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी एंड शायद नहीं, हाँ, तो फिर बाद में विलेज पंचायत को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री रूरल एरिया में। ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, आर्टिकल 40 याद रखना, 43 याद रखना। 40 में क्या है, विलेज पंचायत। ठीक है, 43 में कॉटेज इंडस्ट्री। 43 बी में क्या है, प्रोमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ठीक है, ऑटोनोमस बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है ऑटोनोमस। ठीक है, 43 बी। तो 46 में क्या है, प्रोमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एस सी एस टी, जो भी बैकवर्ड है, जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सोशल इनजस्टिस ना हो। ठीक है, उनसे सोशल इनजस्टिस से एक्सप्लोरेशन से बचाने के लिए। ठीक है, वीकर सेक्शंस एस सी एस टी। ठीक है, ये सारे एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब देने के लिए। ठीक है, उसमें एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ये सारे था। नेक्स्ट 47 में टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक ड्रग्स, इसको मतलब हेल्थ के लिए तो ऑब्वियसली खराब है, उसमें भी लिखा हुआ है इंजुरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं, पता नहीं मतलब क्या मजा आता है उसमें। ठीक है, नशा करो तो स्टडी का नशा करो, भगवान का नशा करो, उसमें तो अलग ही मतलब दुनिया है, तो इसका नशा करके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, मैं भी नहीं पीता और किसी को भी मतलब ये मतलब प्रमोट करने के लिए भी नहीं बोलता। ठीक है, तो आप लोग हेल्दी रहिए। ठीक है ना, हेल्दी रहने से आपको भी अच्छा लगेगा और दिमाग भी फ्रेश रहेगा, कोई भी काम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टडी भी अच्छे से होगा। लाइफ में क्या है, लाइफ में जितना मतलब हो सके ना, मतलब स्टडी पे फोकस करना, क्योंकि स्टडी जब तक करोगे आपके पास जितना नॉलेज ऐसा एक मतलब हथियार है ना, मतलब जितने मतलब गन से वेपन से वो भी मतलब पीछे छोड़ जाएगा। ठीक है ना, जो आज मान लो किसी एक पोजीशन में एक अच्छा खासा ऑफिसर बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसके पास गन और अदर वेपन्स का जरूरत नहीं, उसका पास उतना उसका पेन ही काफी है उस किसी को भी नीचे लाने के लिए, किसी को भी कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो आपका पोजीशन इतना स्ट्रांग बना लो, आपका नॉलेज इतना बढ़ा लो कि मतलब लोग आपके सामने भी मतलब आने से घबराए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज क्लेव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये आर्टिकल 48 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या बोला, फ्रीडम। ठीक है, लिबरल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म। ठीक है, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट कंट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से स्टेट में है इंडिया में, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एक ही स्टेट में है अभी तक, तो अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया कि राज्यसभा में इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला। ठीक है, लेकिन कौन से स्टेट में है वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल कंप्लीट द एज ऑफ 6, ये एज 0 to 6 के एज के बारे में बताया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे 6 to 14 ईयर तक है, तो ये कंपलसरी है, ये एलिमेंट्री है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एलिमेंट हस्बेंड्री
on modern and scientific lines. Article 48 to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है कि आपका जो एनवायरनमेंट और आपका जो फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, आपका ड्यूटी भी बनता ही है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उसका मतलब प्लास्टिक वगैरह फेंक के, ठीक है, आप पेड़ करके आप तो एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, आपका खुद का भी लॉस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट which are declared to be of national importance. Article 49, ठीक है, to separate the judiciary from executive of the in the public service of the state. जैसे जुडिशियरी को पहले से अलग रखा, ठीक है। जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी में क्या है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस था हमेशा से ही, ताकि उस पर किसी का मतलब डोमिनेंस ना हो, उसका जो मतलब जो भी मतलब वर्डिक्ट दे रहा है, कोई भी मतलब राय दे रहा है, तो वो इंडिपेंडेंस हो, ना कि किसी पे बायस हो के दे रहा हो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एनजीएससी एक्ट लाया था, तो ये भी फेल हो गया, इसको भी हटा दिया गया, क्योंकि ये एनजीएससी क्या कर रहा था, जुडिशियरी का मतलब जो भी जुडिशियरी था इंडिपेंडेंस खत्म कर रहा था। ठीक है, एनजीएससी एक्ट अभी रिसेंटली भी मतलब रिसेंटली न्यूज में था। तो ये सारे मतलब हम लोगों को ना कैसे पढ़ना है, क्या न्यूज में अभी रिसेंटली है, करंट कैसे पढ़ते हैं, जो न्यूज में अभी चल रहा है उससे जो कंटेम्प्रेरी है या फिर स्टैटिक पोर्शन है उसको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को आप अगर वैसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को करंट भी आपका कवर हो रहा है और आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड maintain just and honorable relations between the nations, to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlement to international disputes by arbitrations. तो इंटरनेशनल पीस प्रमोट करने के लिए बोल रहा है कि पहले से ही था ना इंटरनेशनल पीस। ठीक है, कोई भी जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो पूरा वर्ल्ड को लग रहा था इंडिया तो मतलब कुछ अलग कर रहा है, फिर इंडिया बता रहा था कि ये हम लोगों का सिक्योरिटी पर्पस और ये पीस, हम लोग कभी मतलब वायलेंट तरीके से कुछ किया ही नहीं। ठीक है, हम लोग हमेशा पीस चाहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज इतना तक ही रखेंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं कि और 2-3 टॉपिक रह गया डीपीएस में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डीपीएस में 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि मतलब देखो जितना मतलब वीडियोस लंबा होता है उतना मतलब दिक्कत भी आता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक लोगों को समझ में भी नहीं आता। ठीक है, फिर इरिटेट भी होता है। तो छोटे छोटे अगर हम लोग करते हैं तो ज़्यादा समझ में आए, कि जैसे हम लोग जब बुक रीड करते हैं तो एक चैप्टर में अगर 2 बार में रीड करेंगे तो ज़्यादा मतलब समझ में आता है, या फिर इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि एक काम को ज़्यादा देर तक करते रहेंगे तो उसमें इरिटेशन भी आने लगता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो भी न्यू ऐड हुआ। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया है। एक आर्टिकल 39 में है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, article 39A, article 43A, to take steps to secure the participations of workers in the management of industries, or article 48A, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife। ठीक है, ये सारे बाद में ऐड किया गया 4 आर्टिकल्स। ठीक है, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th अमेंडमेंट 1978 में add 1 more directive principles which requires the state to minimize inequalities in income status facilities opportunity, article 38 में। ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट, फर्स्ट वाला 42nd, सेकेंड जो है इसमें 44th। ठीक है, 86th अमेंडमेंट में क्या है, जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पे देखा था ना, आर्टिकल 21A, उसमें क्या था, एजुकेशन के बारे में बताया था। तो वो आर्टिकल
86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में चेंज किया था, जो आर्टिकल 45 में है उसको मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, और इसका एज कितना था, 6 to 14 ईयर्स तक था। वो फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल 21 में है। द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये 0 to 6 था डीपीएसपी में, ठीक है, और ये 6 to 14 था फंडामेंटल राइट्स में। ये फंडामेंटल राइट्स बाद में ऐड किया गया विद द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये याद रखना, बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्या है, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये आर्टिकल 43B है। ठीक है, इट रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये था। तो ये था सारे बाद में ऐड किया गया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पहले का जो था गांधीयन लिबरल और इंटेलेक्चुअल सोशल गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये सारे पहले से ही था। ठीक है, तो आज इतना तक रखते हैं। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहो, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और कोई भी कुछ भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड, कोई अलग कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लास समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा। तो बस इतना ही रखते हैं आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।